अभी हाल में ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो हैं उनको नालसा का हेड अपॉइंट किया गया है। तो नालसा क्या होता है हम इसको समझेंगे, क्योंकि ये हमारे जो पॉलिटी का जो पार्ट है जो कि महत्वपूर्ण है आपके मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि नालसा पे प्रश्न पूछे जाते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड ये खंड है, पार्ट है। तो हम इसके विभिन्न पहलुओं को जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहले तो महत्वपूर्ण बात ये कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि जो मैंने आपके साथ पहले शेयर की है कि जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो हैं उनको नालसा का जो है एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया गया है। ठीक है, अब इनको अपॉइंटमेंट किसने किया है ये अगली बात है। तो अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, राइट, राष्ट्रपति ने इनकी जो है नियुक्ति की है। अब समझना ये है कि नालसा जो है वो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को हम नालसा कहते हैं। नालसा का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? तो नालसा जो है वो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, ये नालसा का जो गठन हुआ है, नालसा जो है उसके ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उसके उद्देश्य है, नालसा क्यों बनाया गया है। तो नालसा का उद्देश्य है वो ये है कि भारत में जो वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर लोग हैं, क्योंकि भारत में एक कह सकते हैं कि जब हम किसी केस को लड़ते हैं, जब हम जुडिशरी में जाते हैं तो हमें वहाँ पर एक एडवोकेट की ज़रूरत होती है। और चूंकि एडवोकेट की ज़रूरत होती है तो हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, जो कमज़ोर लोग हैं, जो उस एक्सपेंडिचर को पे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को न्याय दिलवाना, उनके लिए एडवोकेट अपॉइंट करना, ये नालसा का कार्य होता है। नालसा जो है इस संबंध में आपकी मदद करता है। अब सवाल ये उठता है कि नालसा का ऑब्जेक्ट क्या है, ये आप समझ चुके हैं। नालसा जो है वो एक कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, राइट, नालसा जो है एक तो सेंट्रल लेवल पे है तो उसको हम नालसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। और दूसरा जो है वो स्टेट लेवल पे है, उसको हम बोलते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये जो मैंने आपको स्तर बताए हैं, इनमें हमें क्या समझना है, हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो नालसा है इसका पैट्रन ऑफ कौन रहता है, मतलब इसका संरक्षक कौन होता है। तो आपको ये प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखना है कि सीजीआई साहब जो हैं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो हैं, वो इसके संरक्षक के रूप में काम करते हैं। तो ये तो मैंने आपको नालसा स्टेट मतलब जो नेशनल लेवल पे है उसके बारे में आपको बताया। स्टेट लेवल पे कौन होता है इसका पैट्रन ऑफ या इसका संरक्षक? तो वो होते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो नालसा होता है उसके हेड कौन होते हैं? तो उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन साथ ही साथ जो है इसका स्ट्रक्चर तालुका लेवल पे भी होता है। तालुका लेवल पे कौन होता है? तालुका लेवल पे जो है सब जो डिविजनल कह सकते हैं, यहाँ पे कमेटी होती है, लीगल सर्विस कमेटी, जो कि तालुका लेवल पे होती है, इसको हेड कौन करते हैं? जो कह सकते हैं जो सिविल जज होते हैं वो करते हैं। देखिए, भारत में ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर आपने देखा, भारत एक ऐसा देश है जिसमें गरीब लोग भी रहते हैं, वीकर सेक्शंस भी रहते हैं। वीकर सेक्शन को न्याय दिलाया जा सके, उनको न्याय दिलाने में मदद की जा सके, इसके लिए जो है ये कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर भारत में है। क्योंकि भारत का संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39A,
आर्टिकल 39A जो है, अनुच्छेद 39A, ये भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। डीपीएसपी में ये कहा गया है कि राज्य की ये ड्यूटी होगी कि राज्य वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं उन्हें न्याय दिलवाने में राज्य मदद करेगा, स्टेट उनको हेल्प करेगा। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल है, लेकिन ये चूंकि डीपीएसपी में है, बट ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डीपीएसपी का जो नेचर है वो आपको मालूम है कि वो जुडिशियल नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि आप जुडिशरी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब सवाल ये उठता है कि इसमें राइट कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो आप देखेंगे कि जो वीकर सेक्शन है उसमें कौन कौन लोग आते हैं, जैसे कि वुमेन्स हैं, चिल्ड्रन है, या वायलेंस की कोई विक्टिम है, नेचुरल डिजास्टर के समय के विक्टिम, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, SC ST, ये सभी लोग इसके दायरे में आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको फ्री लीगल एड सुप्रीम कोर्ट में करना है या सुप्रीम कोर्ट में आपको हेल्प चाहिए, तो आपकी जो इनकम है वो लेस देन 5 lakhs होनी चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। जहाँ तक स्टेट की बात करता हूँ मैं, तो जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ 39A की बात की गई है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो कि बाइंडिंग नहीं है स्टेट के लिए कि स्टेट उस बात को मानेगा, लेकिन फिर भी इसके तहत नालसा जो बनाया गया है, जो सेटअप किया गया है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 14 है वो एक कानूनी लीगल इक्वालिटी की बात करता है, कानूनी समानता की बात करता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि हमें आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में भी हमें बहुत सारे प्रोटेक्शन मिले हुए हैं। तो सारी चीज़ें जो है ये लोगों को जस्टिस मिले, न्याय मिले, इसके लिए जो है ये नालसा का जो स्टैब्लिशमेंट किया गया है। नालसा से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। नालसा जो है का जो उद्देश्य है, अगर हम उसको शॉर्ट में समझें, तो ये एक लीगल अवेयरनेस क्रिएट करता है, ये लोगों को एक लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करता है। तो संक्षेप में हमने जो नालसा के बारे में समझा, ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जाएंगे या फिर आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे, तो एक बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने जो है आज इसके सभी पहलुओं को आपके सामने रखा है। हम फिर से किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।